जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के गद्य खंड के 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को बार बार पूछा जा चुका है उसी पर चर्चा करेंगे। और ये गद्य खंड के लघुतरीय प्रश्न का दूसरा क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्लास लिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? आप लिखेंगे, जब कोई चोट या घाव ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता, वह गैंग्रीन कहलाता है। सामान्य लोग इसे गलाव बोलते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है, बढ़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में उस अंग को काट देना ही एकमात्र उपाय है। इस घाव का मूल कारण कांटा चुभना है। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं? आप उत्तर लिखेंगे, शहीद ए आजम उपनाम से प्रसिद्ध भगत सिंह की सारी आकांक्षाएं विद्यार्थी पर ही टिका है। वे कहते हैं, विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। वे देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, तब जाकर देश का भविष्य अच्छा होगा। पर यह हमारा दुर्भाग्य है, उन्हें मात्र आज क्लर्क बनने की शिक्षा दी जा रही है। वे यह मानते हैं कि उन्हें शिक्षा पानी चाहिए, लेकिन क्या उन्हें देश की राजनीति में हिस्सा नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं होना चाहिए? देश की रक्षा, देश की समृद्धि, देश की स्वतंत्रता युवा पीढ़ी ही ला सकते हैं, अतः उन्हें आगे आना चाहिए। भगत सिंह चाहते हैं, विद्यार्थी को हिंदुस्तान में छात्रों पर हुए अत्याचार को भूलना नहीं चाहिए। वह पढ़े, लेकिन पॉलिटिक्स का भी ज्ञान प्राप्त करे, और जब भी जरूरत हो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इस काम में लगा दें। अपने प्राणों को भी बलि देने से पीछे ना रहें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? आप उत्तर लिखेंगे, विद्यार्थी भावी राष्ट्र के नियामक हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, विचारपूर्ण हैं, अतः उनको आगे आना चाहिए, अनावश्यक है। पुरानी पीढ़ी तो थक चुका है, और यदि पुरानी पीढ़ी आगे आएगा तो क्या नौजवानों को लज्जा नहीं आएगी? भगत सिंह की मान्यता है, नौजवान चल सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, गिर सकता है अधः पतन के अंधेरे खड्ड में। वही पतितों को उठा सकता है, वह शोषण अत्याचार पर आवाज उठा सकता है, क्योंकि वह जवान है, उसमें शक्ति है, क्षमता है, साहस है, कर्मठता है। भगत सिंह का कहना है, हम सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर सके और पागलों की भांति सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। और यह काम तो नौजवान ही कर सकता है, अतः नौजवानों की राजनीति में आगे आना होगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है? वह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, देश की आजादी की लड़ाई में मिलने वाली मृत्यु
दंड को भगत सिंह ने सबसे सुंदर मृत्यु कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि जब देश का कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता हो रहा हो तो हमारे जैसे व्यक्तियों को का मामला उसके मार्ग में रुकावट नहीं बननी चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो हमें फांसी दे दिया जाए, यह मृत्यु उनके लिए कल्याणकारी होगा। जिसमें देश का कल्याण होगा, शोषक यहां से चले जाएंगे और अपना काम हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, अभिप्राय स्पष्ट करें। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, अभिप्राय स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, यह पंक्ति एक लेख और एक पत्र पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगत सिंह हैं। यह पंक्ति एक प्रतिक्रिया है जिसमें सुखदेव ने कहा था, 14 वर्ष जेल के कष्टों के बाद किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उसमें वही विचार अभिशेष हैं जो जेल में जाते समय था। लेकिन भगत सिंह इस कथन से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, यदि हम इस क्षेत्र में न उतरते तो देश में सक्रियता नहीं आई होती। यह एक मात्र भ्रम है जो क्रांतिकारी उपजे हैं, वह भी किसी भावावेश का प्रतिफल नहीं है। वह समय की आवश्यकता है। अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि का निराकरण अहिंसा से नहीं हो सकता। उदंड कानून अत्याचारी शासन को बम और पिस्तौल की भाषा ही समझ में आती है। यह समय की मांग है जब उनका मुकाबला सशस्त्र किया जाए, और यही आज की देन है। प्रत्येक क्रांतिकारी मात्र इस समय की देन है, समय की ही उपज है, समय की यही मांग है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस प्रकार की देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं? भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं? आप लिखेंगे, भगत सिंह ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते हैं जो तन मन धन देश पर अर्पित करें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए या देश के विकास के लिए न्योछावर कर दें। यह काम सिर्फ विद्यार्थी कर सकता है, क्योंकि उसमें जुनून है, साहस है, हौसला है, वही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े जरूर, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का ज्ञान हासिल करें और जरूरत पड़ने पर मैदान में कूद पड़े। अगला प्रश्न है, जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णता भुला देना चाहिए। जब देश के भविष्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, यह पंक्ति एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। भगत सिंह सुखदेव के नाम से पत्र लिखते हैं और कहते हैं, यदि देश के भाग्य के निर्माण का प्रश्न हो तो हमें उसके लिए व्यक्तियों के चिंता त्याग देनी चाहिए। यदि करोड़ों लोगों का अहित करके भी देश का हित हो तो हमें लोगों का अहित करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के हित से सारे देश का हित सर्वोपरि है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति से देश नहीं होता, वरन देश से व्यक्ति होता है। इसलिए सदैव ही देश हित पर व्यक्ति के हित को बलिदान देना ही श्रेयकर मतलब अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रसन्नता के क्या कारण है? चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता, सॉरी यहां शब्द होगा प्रचंडता, प्रसन्नता गलती से लिखा गया है। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता के क्या कारण हैं? आप लिखेंगे, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मूल कारण जंगलों का बेरहमी से काटा जाना है। जंगल पानी के बहाव को रोकता है, लेकिन जंगल कट जाने से नदी उन्मत्त यौवन की भांति स्वच्छंद हो गई है और नदियां खेत खलिहान गांव तक
पहुंच गई। अगला प्रश्न है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, धांगर ओरांव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भारी का मजदूर होता है। धांगर एक आदिवासी जाति है। इसको नीलहे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के छोटानागपुर पठार से चंपारण लाया था। नागपुर पुल बन जाने के प्रश्न है, गंगा पुल या गंगा पर पुल बनने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? गंगा पर होना चाहिए यहां। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली या रुचि क्यों नहीं ली? अब लिखेंगे, अंग्रेज गंगा नदी पर पुल बनाने में दिलचस्पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि गंगा के पार दक्षिणी बिहार का क्षेत्र आता है और दक्षिण बिहार के लोग बागी होते हैं, और यदि दक्षिण बिहार के लोग चंपारण क्षेत्र में आ जाता तो यहां भी आंदोलन फूट सकती थी। इस कारण अंग्रेजों ने गंगा नदी पर पुल नहीं बनाया। अगला प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया? आप उत्तर लिखेंगे, चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। वह गांव था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा, और इस तीनों ही विद्यालय में निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए गए, और यह कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से आए थे जिन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? आप लिखेंगे, पुंडलिक जी बरहरवा विद्यालय में शिक्षक थे। इन्हें गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था बरहरवा आश्रम के शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने के लिए। इसके अलावा इनको ग्राम वासियों के दिल से भय दूर करने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव। प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे, स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय आई जब जंगलों की कटाई अंधाधुंध हो रही थी। यह कितना विलक्षण है कि एक ओर मनुष्य जंगल को काट रहा है, खेतों, पशु और पक्षियों को नष्ट कर रहा है, नदियों पर बांध बनाकर उसके अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। धरती को भोगने की लालसा में मानव वसुंधरा भोगी हो गया है। वहीं दूसरी ओर एक मानव है जो धर्मांध है, गंगा को माता कहता है पर अपने घर की नाली का कूड़ा करकट, पूजन सामग्री गंगा में ही फेंक रहा है। दोनों ही प्रकृति का विनाश कर रहा है। फिर भी दोनों में अंतर है। वह प्रकृति का विनाश भोगार्थ करता है, वह मन एक व्यक्ति भोगने के लिए प्रकृति का विनाश करता है, और दूसरा प्रकृति का विनाश धर्मांधता के कारण करता है। इसलिए कवि ने कहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगला प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन किसे कहते हैं? उत्तर होगा, चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। यह ताल कहीं उथले तो कहीं गहरे हैं। सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। इन्हीं तालों में जो उथला है उसे चौर कहते हैं, और जो ताल गहरे हैं उन्हें मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
गांधी जी ने झोपड़ी कहां बनाई? गांधी जी ने झोपड़ी कहां बनाई? उत्तर होगा, गांधी जी चंपारण आए तो भितिहरवा के क्षेत्र में ग्रामवासियों के मन में डर फैला हुआ था। इस कारण गांधी जी को वहां रहने के लिए किसी व्यक्ति ने अपना कमरा नहीं दिया, लेकिन मठ के महंत ने महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी ने वही खटिया बिछा ली। उसके बाद वहां झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव रहे और आश्रम चलाया। हालांकि एमन साहब के कर्मचारियों ने उस झोपड़ी को जला दिया। बाद में झोपड़ी के स्थान पर खपरेल घर बना जो जीर्ण अवस्था में आज भी मौजूद है। अगला प्रश्न है, बिशनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिशनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आपका उत्तर होगा, बिशनी पति विहीन महिला है। उसका परिवार निम्न मध्यम वर्गीय है। घर में सयानी पुत्री है, वह शादी के लायक हो गई है। इसलिए बिशनी मानक को लड़ाई में भेजती है। वह कुछ कमा कर लाएगा तभी घर की स्थिति सुधरेगी और बहन के विवाह कर पाएगा। अगला प्रश्न है, घर बार देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ भी हो, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। उत्तर लिखेंगे, यह पंक्ति मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी सिपाही की मां से लिया गया है। इस एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। उसके घर में पिता विहीन एक कन्या विवाह योग्य है। परिवार की एक ही आशा है, मानक। मानक कुछ कमाकर लाएगा तभी अपनी बहन मुन्नी के हाथ पीला कर सकेगा। एक पड़ोसी जिसका नाम कुंती है कहती है, बेचारा जल्दी आ जाए तो बहन का हाथ पीला करे। तभी वह बिशनी को कहती है, तूने अभी तक उसके लिए कोई घरवर नहीं देखा? इस पर बिशनी कहती है, घर वर देकर क्या करेंगे? जो भी होगा वह मानक के आने पर ही हो सकेगा, क्योंकि घर में कमाने वाला अकेला है और आज कल शादी विवाह में काफी धन खर्चा होता है। साथ ही लोग दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं। अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? आप लिखेंगे, मानक बर्मा में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था, दूसरा पक्ष जापानी था। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे। फौजी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मानक और सिपाही अलग अलग सेना के सदस्य थे। यही कारण था कि वह दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आप लिखेंगे उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंधात्मक थे। इसका कारण यह है कि प्रबंध काव्य में ही मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य समाहित हो सकता है। सूरसागर पर वे इस कारण मोहित है कि वह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत है। पहली शिकायत यह थी कि कला के लिए के आधार पर यूरोप में जो प्रगीत मुक्तकों का प्रचलन हुआ उसका आधार लेकर ही उनकी हमारे यहां की रचना हुई। साथ ही नितांत व्यक्तिगत रहे। इस तरह रामचंद्र शुक्ल काव्य आदर्श मुक्तक काव्य न होकर एक संपूर्ण काव्य है। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला के लिए सिद्धांत क्या है? उत्तर होगा, कला सौंदर्य और कला अभिमंजना में कुछ अपने नियम हैं। उन नियमों का पालन ही कला के लिए कहलाता है। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कला लोगों में कलात्मकता
का भाव उत्पन्न करने के लिए है। उनके द्वारा रस और माधुर्य की अनुभूति होती है। इसलिए प्रगीत मुक्तकों की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए अभी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। अगला है, मुक्ति बोध की कविता की क्या पहचान है? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मुक्ति बोध ने मात्र लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं। छोटी होते हुए भी लंबी कविता से कम सार्थक नहीं है। वह कविताएं अपनी रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, नामवर सिंह विशेष रूप से उन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। अगला प्रश्न है, प्रगीत क्या है? उत्तर लिखेंगे, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही प्रगीत है। यह आत्मपरक प्रगीत यथार्थ को प्रतिध्वनि करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? आप लिखेंगे, जूठन शीर्षक कहानी एक वाल्मीकि परिवार की व्यथा की कथा है। उस परिवार को जूठन ब्याह शादी के अवसर पर प्राप्त होते थे। उनको सुखाकर परिवार के सदस्य बड़े चाव से खाते थे। यह उन जैसे हजारों परिवारों का तात्कालिक दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से जूठन शीर्षक सार्थक है। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कल के क्लास में होगी। धन्यवाद।